मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 101। राजा की आखिरी बात सुनने के बाद तो वहां एक दूसरे की तरफ सब देखकर देखते नहीं रह गए। दो पल के लिए तो वहां इतना सन्नाटा हो गया कि वह एक दूसरे की सांसों को भी नहीं सुन पा रहे थे। फिर अचानक से सबके बीच आपस में बातें होने लगी तो वही महल में रहने वाले बाकी लोगों और राजकुमारों और उनकी मानों को बहुत गहरा सदमा लगा। यही नहीं, बहुत सारे लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपने कानों से अभी क्या सुना, पर जो भी सुनो वह सच है। वह सब देख पा रहे थे, अंधेरे से चलती हुई एक परछाई रोशनी की तरफ आ रही है। अब आगे आरव अंधेरे में खड़ा होकर सामने ग्राउंड को देख रहा था। उसे अपने ऊपर लाखों नजरों को महसूस होने लगा और उसके पीछे वह लंबा आदमी और करण खड़े हो गए। इतने सारे लोगों को देखकर बस शांत खड़े थे। उनके पीछे उनका सैनिक लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि इस वक्त सभी की नजरें बस उसे अंधेरे में खड़ी उसे काली परछाई पर है। उसको भी जगह से लेकर यहाँ तक आने में उसे कुछ समय ही लगी थी, पर आरव की दिमाग में और मन में बहुत सारे उथल पुथल मची हुई थी। वो इस समय में उसके दिमाग में लाखों सवाल की तरह की जंग वह खुद से लड़ रहा था। उसे पता था कि आज के बाद उसके लिए इस दुनिया के जीवन आसान नहीं रहने वाली। वह एक ऐसी जगह पर और ऐसे इंसान के शरीर में आ चुका है जो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में वह कुछ हद तक तो जान चुका है, पर उसके बारे में कुछ राज अभी भी जानना बाकी है। इन सभी राज से पर्दा उठाने और अपने इस जीवन को एक नई उम्मीद और जीने की ख्वाहिश लेकर आरव में एक लंबी सांस में और अपने आप को मजबूत करके वह अपना सर एकदम सीधा रखे और अपने ओरा को मजबूत बने हुए एक कदम आगे बढ़ाने लगा। सबकी शशि मानो थम से गई थी और सबकी नजर बस उसे एक कदम की ओर ही केंद्रीय थी। कुछ पल के बाद आरव ने अपना दूसरा कदम बढ़ाया और चलते हुए अंधेरे से रोशनी में आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सर एकदम सीधा रखा था और उसके चौड़े सीने चलते वक्त बिल्कुल भी नहीं मिले। वह उसे मंच पर जाकर खड़ा हो गया और अपना सर ऊपर उठकर पहले अपने पिता फिर बाकी सबको अभिवादन किया। उसने ये सब रूट नहीं सिखाया था और पहले भी उसने माहेश्वरी और कारण से बहुत सारी सामान्य चीज सीख ली थी। राजा की शहर मिलते ही उसने अपना सर ऊपर उठाया और अपने आंखों को भावहीन करके चारों तरफ देखने लगा। अभी भी सब सुन होकर बस उसे ही देख रही थी। तभी धीरे धीरे सब अपने होश में आए और सब उसे राजकुमार को देखते ही रह गया। आप इस वक्त शाही लिबास में किसी राजकुमार से काम नहीं लग रहा था, और वह था ही एक राजकुमार और उसके चेहरे का चमक एक अलग ही टपक रहा था उसके चेहरे पर, जिसके कारण उसके चेहरे में एक अलग तेज और आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो ज्यादा किसी राजकुमार के चेहरे पर बहुत कमी झलकती है। उसे और शक्तिशाली और एक को देखकर सारे प्रजा और पारस सम्राट जी के महल में रहने वाले लोग जिसकी छवि आरंभ के प्रति जो थी वह अचानक से बदल गई और उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब तो उन्हें ऐसा लग रहा है ताकि जितने सालों से वह जिस आरव को देखे थे और उनके साथ महल में रहा था वह और सामने खड़ा लड़का दोनों अलग शख्स है। ठीक है, वह बहुत साधारण लड़का था, वह कभी इस तरह से वेशभूषा नहीं धारण करता था, पर आरव तो पूरे उत्तराधिकारी के व्यक्तिगत छवि की खर्चे पर ढल चुका था। आरव ने बस अपना सही लाते हुए महाराज को देखा, फिर एकाध पति आरोग्य के बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सभी को पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई देते हुए आपको उन्हें पुरस्कृत करने के लिए आरव के हाथ में वह पुरस्कार रखने गए। सब बहुत जोरों से यह सारी कार्यक्रम देखने लगे, पर सभी का ध्यान इस वक्त पुरस्कार लेने से जाता है। पुरस्कार मिलने वाले से हटकर औरत पर थी अरबपति, जो बिना भाव के सभी को उनका पुरस्कार दे रहा था और हल्का सा बस मुस्कुराया रहा था। तुम वही राजा के आसपास जितने भी शक्तिशाली लोग बैठे हैं वह राजा कुंभदेव को बधाई देने लगे और अपने इस तरह से हुए हीरे और छुपाए हुए उत्तराधिकारी को इतने समय सबसे दूर रखने के फैसले को लेकर शहर सहारा ना कर रही थे। तो वही दूसरी और दोनों राजकुमारी और तीनों राजकुमार का चेहरा एकदम से फीका पड़ चुका था, तो उन्हें रिद्धि सिद्धि बस अपने मुस्कान को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो कि आरो को देखकर बस खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तभी उनकी नजर राजकुमारी काव्य पर चली गई, जिसे देखते हैं उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और वह उनकी गरीबी बैठी थी, जिस पर रिद्धि ने काव्य से थोड़ी आगे खड़ी हो गई जिससे काव्य आरव को देख ना पाए, तो काव्य कुछ दूर बगल में आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद सिद्धि भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई, जिससे काव्य हम दोनों ओर से कुछ देख नहीं पा रही थी वह कुछ कहती। उससे पहले रिद्धि ने कहा, मुझे पता है तुम्हें वक्त से पहले ही सच्चाई पता थी, पर तुमने यह बात हमसे छुपी, क्या हम जान सकते हैं ऐसा क्यों? काव्या एकदम से चुप हो गई। उसे पता था कि दोनों राजकुमारी बहुत चालाक और तेज है, उसे सभी बातों को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, इसलिए वह बस उनके बात को नजरअंदाज करते हुए दूसरी ओर चली गई। ये देखकर थी मैं सिद्धि से कहा, दिखा दी द आपने, ये राजकुमारी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या देखकर पिताजी ने इनका रिश्ता हमारे भाई से तय कर दिया है। तुम चिंता मत करो, जहां तक हमें पता है भाई अब उनसे इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और इस बात को लेकर मैं पूरी तरह से विश्वास रखती हूँ।
ये जो चल चल रही है या जो सोचकर इस महल में आई है वह कभी बुरा नहीं होगा। मैंने देखा था किस तरह से उसने चांदनी के जन्मदिन के अवसर पर अपने आप को राजा के सामने इतनी अच्छी दिखने का जिस तरह से नाटक की थी। उससे ही साफ पता चल रहा है कि यह किसी मकसद से इस महल में आए हैं। मैं पहले भी यह सारी बातें हम अपने कक्ष में करेंगे, तुम अभी बस शांति से जो सारी चीज हो रहा है वह देखो और अपने आसपास मुझे रखो। अगर हमें किसी पर की जगह सभी संदेश को तो अपने लोगों को उनका नजर रखने के लिए कह दो। हाँ, पर इस राजकुमारी का क्या करे उसका ध्यान देना छोड़ो, अभी वह जरूरी नहीं है। इस वक्त सबकी नजर राजकुमार आरो पर है, इसलिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि रात के आसपास कोई भी अनजान ना आए, ना ही अपने महल के लोगों के बीच खबरें और जासूसों को पहचानना है। बस दोनों में ये सारी बातें की और अपना सर बनाते हुए बस अपने आसपास गौर से देखने लगी। उन्हें उनके भाई और राजरानियां पर तो विश्वास था कि उनका चेहरा देखने लायक होगा, इसलिए उन्हें उन पर ज्यादा ना ध्यान देकर बाकी सभी लोगों को गौर से देखने लगे। एपिसोड 102। कुछ समय में ये सारी चीज समाप्त हुई और आरव बिना किसी पर ध्यान दिए वापस से इस अंधेरे की तरफ बढ़ गया जहां से वह आया था। उसके जाने के बाद सभी मेहमान अब उसे उत्तराधिकारी से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी और उनकी उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पर राजकुमार वैभव तो किसी गहरे सदमे में है। अब वही खुफिया सुरंग के अंदर आगे आगे चलने लगा। इस वक्त उसके चलने की रफ्तार काफी तेज थी जिसके कारण और वह लंबा आदमी भी उससे कुछ कम दूरी पर चल रही थी। इस वक्त रूथ से सिखाए गए तकनीक और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने आसपास की कुछ जगह अपने ऑर्डर को एकदम ठंडा और डरावना बना रखा था, जैसे कि उसके आसपास आने वाले लोगों को पता चल जाए कि यह इंसान खतरनाक भी हो सकता है और रहस्य में भी। जादू नगर में बहुत सारे लोगों का अपना खुद का और होता है जिससे वह अपने स्वभाव और अपने आसपास के लोगों के बीच कुछ डेरा बना सके, यह अपने दुश्मनों को डरा सके। किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए आरव ने अपने दुश्मनों से दूरी बनाने और बेवजह की चीजों में अपना ध्यान न लगाते हुए सीधा अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। इसके स्वभाव को बहुत हद तक वह लंबा आदमी जान चुका था, इसलिए वह बस शांति से इसके पीछे पीछे अपना कदम बढ़ाए जा रहा था। उसके साथ कारण भी था, पर वह बिना कुछ कहेगा चुपचाप उसके पीछे ही चल रहा था। टूटने से कहा था और उसके पिताजी ने भी आरोग्य जिम्मेदारी उसे ही दी थी, इसलिए वह बिना किसी डर के आरव साथ रहना चाहता है। कुछ देर में करण को खींचकर अपने कमरे में लेने के बाद आरव ने उसे लंबे आदमी के मुंह पर वह बड़ा सा दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसके बाद वह लंबा आदमी ने अपना आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर अपने पीछे खड़े दो जादूगरों को देखने लगा जो अपनी हंसी रुके हुए उसे देख रहे थे, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि कोई इतना बड़ा जादूगर को इस तरह से बेइज्जत करे। पर उन्हें मालूम था कि उनकी हैसियत इस महल के राजकुमार पर उत्तराधिकारी के सामने तो कुछ भी नहीं, इसलिए वह बस शांति से अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी निभा रहे थे। वह लंबा आदमी में उन दोनों को कुछ कहा, उसके बाद वह वहां से तुरंत गायब हो गया और कुछ ही देर में वह राजा कुंभदेव की कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। राजा कुंभदेव ने उसकी उपस्थित जान दी थी, पर वह अभी कुछ महत्वपूर्ण मेहमानी से बात कर रहा है थे। कुछ देर के बाद सभी को आराम करने और आज रात की आखिरी और शाही जश्न के बारे में आमंत्रित कर वह सभी विदा ली और फिर उसे लंबे आदमी के पास आकर खड़े हो गए। राजा कुंड को अपने सामने देखकर वह लंबा आदमी ने अपना सर झुका लिया और सारी चीजों के बारे में उसने विस्तार से राजा कुंभदेव को बताया। इसके बारे में सुनकर राजकुमार आरव के अब तक के लेकर सारी चीजों पर गौर करते हुए राजा कुंभदेव बस एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आज रात के जश्न के लिए मैं खुद उससे बात करूंगा। तुम आज जश्न की सभी तैयारी एक बार ध्यान से देखो और याद रहे कि बिना कोई इजाजत के उसे जश्न में बाहरी लोग ना आ पाए। मेहमानों और महल में रहने वाले लोगों के बीच ही सीमित रहेगी और अब कोई भी बाहर से आने वाले मेहमान को यहाँ इस महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और अपने सभी सैनिकों और सभी जादूगरों को सतर्क रहने को कह दो और राजकुमार आरव की कक्षा के आसपास हर बाकी सभी चीजों पर नजर बनाए रखें। जी महाराज, ये कहते हुए वह लंबा आदमी वहां से गायब हो गया। उन्हें कुछ दूरी पर खड़े हुए कपिल और ऋषि राजा और उसे लंबे आदमी के बातों को सुन रही थी। राजा कुंभदेव की परेशानी और उनका झुकाव राजकुमार आरव के प्रति देखकर उन्हें बहुत गुस्सा और जलन महसूस हो रहा था। पहले भी इसी तरह राजा कुंभदेव अपने सभी बच्चों से ज्यादा अपने इस बेटे पर अपनी जान लुटाते हैं। वापस इस महल में आ गया है तो उसकी हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में ध्यान दे रहे हैं, जबकि आज तक उनके लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मालूम है तुम दोनों वहीं पर खड़े हो, तुमने कुछ बात करना है तो यहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हो। ये सुनकर ऋषि और कपिल सर झुकाए हुए राजा कौनदेव के सामने आकर खड़े हो गए। वहां से सीधा अपने कक्ष में चले गए और अपने बिस्तर पर बैठे हुए लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका भाई आरव था, जिसे उसने कुछ समय पहले ही उसकी हत्या उसी के मंगेतर के हाथों कराया था। तभी उसके सामने काव्य भी आकर प्रकट हो गई, जिसे देखते ही वैभव ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मिस्टर में गिरकर इसके ऊपर आ गया और धीरे धीरे उसकी गले में उसके हाथ की पकड़ करने लगी, जिससे काव्य चटपटाने लगी।
इस वक्त वैभव की आंखें जलती हुई आग की तरह धधक रही थी, पर उसका गुस्सा काव्य साफ महसूस कर पा रही है। उसे पता है कि इस वक्त वैभव क्या सोच रहा है, इसलिए वह उसके गायब होने के बाद तुरंत ही उसके पीछे आ गई ताकि वह जान सके कि इस वक्त आरो को देखकर वैभव के मन में क्या ख्याल है, और उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वैभव उसी के गले को दबाने लग जाएगा। वैभव गुस्से में काव्य के गले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी मोटी और डरावनी आवाज में कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत, तुम नहीं जानती मेरी नजरों में धोखे का मतलब है मौत। मैं तुमने मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी रुकती हुई सांसों के बीच काव्या ने ये कुछ शब्द कहे, जिस पर आरव के बारे में सोचते हुए वैभव ने उसकी पकड़ बने हुए दांत पीसते हुए कहा, राजकुमार आरव, यह इस तरह से कैसे खड़ा है तुम्हारे सामने? बताओ, तुमने तो उसे जान से मार दिया था ना, तो वह वापस से जिंदा कैसे हो गया? मुझे क्या पता उस वक्त वहां पर। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा अचानक से मेरे खिलाफ खड़े होना और मुझे दूरी बनाना, ये सब तुम्हारा ही एक षड्यंत्र था, है ना? पर तुम बोल रही हो राजकुमारी काव्य कि मैं कौन हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या है? तुम पागल हो गए हो। ये कहते हुए काव्या ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे दूसरी तरफ धकेल दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अभी भी बैठो, अपने आप को संभाले हुए गुस्से से वैभव काव्या को देख रहा था। उसके पैर के कारण वह अभी असहाय सहाय जरूर था, पर उसकी शक्तियां काव्य से ज्यादा ही थी। काव्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, फिर वैभव के पास आकर उसे सही से बैठा दिया। अपनी खुद की मदद करते देखा। वैभव ने कुछ नहीं कहा, बस वह गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे बैठने के बाद काव्या उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ गई और उस गुस्से से घूरने लगी और गुस्से से ही कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और रही बात धोखा देने की, तो मैं किसी को आज तक धोखा नहीं दिया है। मैं तुमसे जो वादा किया था वह पूरी तरह से निभाया था, और उसके बाद हमारे बीच सभी तरह की चीज समाप्त हो गई थी। भले ही तुम वहां पर नहीं थे, पर तुमने वहां जो कुछ भी हुआ वह सभी चीज अपनी आंखों से देखा है, और उसे वक्त मेरी शक्तियां इतनी नहीं थी कि मैं कोई माया करूं ना। अब है तो तुम सोच ही सकते हो कि जो हुआ था वही सच है, और रही बात तुम्हारे सामने खड़े होने की या तुम्हें नजरअंदाज करने की, तो वह मेरी इस वक्त का फैसला है। अब मैं वह बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर चले। अब तो मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं उसे आरव को मेरी सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि तुम तो उसकी नजरों के सामने थे ही नहीं, और उसकी हत्या मैं की थी, तो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए काव्य गुस्से से वैभव को घूरने लगी। वही उसकी गुस्से भरी बातें और उसका अंदाज देखकर वैभव को भी थोड़ा थोड़ा उसे पर भरोसा हो रहा था। उसे पक्का तो नहीं, पर यह जरूर काटा था कि उससे ज्यादा काव्य आरव से खुद की पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि उसका और आरो का रिश्ता जबरदस्ती बंधा हुआ था, जिससे काव्या आजाद होना चाहती थी। इसी चीज का फायदा राजकुमार वैभव में उठाया था, पर उसे वक्त काव्य महेश एक नादान और बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देने वाली लड़की थी, जब तक उसके सामने उसकी सच्चाई उसके माता पिता ने नहीं रखा था। एपिसोड 103। राजकुमार आरव के कक्ष में। आरव ने उसे लंबे आदमी के मुंह पर वह बड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया, फिर पीछे मुड़कर कारण को देखने लगा, जो उसे सवाल या नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर आया। कारण देखकर आरव ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे करके अपने पहने हुए सभी चीजों को ठीक तरीके से निकलने लगा और इधर उधर फेंकने लगा। मुझे देखकर कारण उसकी मदद करने लगा। सच में वह राजकुमार का पोशाक काफी भारी भरकम और अलग अलग चीजों जो आरव ने पहन रखे थे उससे वह काफी अलग नजर तो आ रहा था, पर आ रहा हूँ हमेशा हल्का और आरामदेव कपड़े ही पहना करता है, इसलिए इस आदत नहीं थी, और इस दुनिया में आने के बाद तो उसका शरीर और बाकी सारी चीज बहुत ही ज्यादा हद तक अलग था। हर में सभी चीजों को हटाने के बाद अब स्तर पर लेट गया और गहरी गहरी सांस लेने के बाद कहा, हर्ष, इतना थका देने वाला काम है, एक राजकुमार होना बहुत थकान देने वाले हैं, और मुझे खाना चाहिए। जिस पर करण भी उसके बगल में आकर बैठ गया और कहा, अब समझ में आया तुम्हें कि रूथ तुम्हें किस लिए सबके सामने आने से रोक रहा था, पर तुझे ही तो अपना दिमाग लगाना है। अब सामना करो सभी चीजों का, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आज रात की जश्न में जने से ज्यादा शादी से होगी, वह भी तुम्हारे खिलाफ। तो अभी से तैयार हो जाओ अपने खिलाफ उठने वाले सवाल और बाकी जादूगरनों के बीच अपना मजाक बने से। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ जो तुम मुझे इस सारी चीज बता रहे हो? मुझे ऐसा भी चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता है कि कब कौन क्या किस तरह से मुझे देख रही थी। तुम्हें क्या लगा मुझे मेरा ध्यान उन सब पर नहीं गया? मैं तो उन्हीं लोगों को गौर से देख रहा था जो इस महल में उसे दर्जी, और चेहरे पर तो नहीं, पर उनकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत नजर आया था। अच्छा, आखिर कौन है वह? क्या मुझे अभी बताने की जरूरत है कि आखिर वह है कौन? बट मुझे ये बात समझ नहीं, आखिर यह काव्या इस महल में इतनी मस्त महत्वपूर्ण भूमिका और मुझे पद में क्या कर रही है? मैंने देखा उसका। हाँ, मुझे पता। तुम क्या पूछने वाले हो?
पर तुम्हें ये बात कुछ समझ जानी चाहिए कि वह इस साम्राज्य की उत्तराधिकारी की मंगेतर है, साथ में होने वाली पहले और बड़ी रानी, तो उसका ऑर्डर ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसे आधे पर बैठ सकती है, या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा और उसका आधा एक जैसा सामान्य है। अब तुम क्या करोगी, क्योंकि ज्यादा मुझे पता है, मैं शरीर भी तुम्हारी सच्चाई जा चुकी है कि तुम कौन हो, वह भी इस साम्राज्य में आने से पहले, वह तो मुझे ही पता है। कुछ और काम की खबर है तो वह बताओ, क्योंकि आज रात जस्ट में बहुत सारी चीज होगी आप पर। सबसे जरूरी बात याद रखना कि किसी पर सच्चाई और अच्छाई जानकर उसे पर पूरी तरह से विश्वास न करना, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी या खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। वैसे तो राजा कुंभदेव सारी चीज अपने नजरों में ही रहकर कर आएंगे, पर यहाँ तुम्हारे दुश्मन राजा कुंभदेव के पीठ पीछे रहने वाले लोगों के साथ उनके आंखों के सामने लोगों के बीच भी होंगे। मुझे भूख लगी है, आरव या अचानक से कहा, जिस पर करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्से से आरव को देखने लगा। वह यहाँ एक महत्वपूर्ण बारे में बताने लगा था, पर यह बीच में उसकी भूख आ गई। अब आओ, करण समझ गया कि जब तक आरव को खाना नहीं मिल जाता तब तक कब वह उसकी कोई भी बात सुनेगा ही नहीं और ना ही समझ सकेगा। तभी वह कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। वही किसी को खाने के बारे में बोलकर करण ने कौन सी राशियों को अंदर बुलाया। अंदर का नजारा देखकर वह सब अपने अपने काम पर लग गए और उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर आरव उनकी मदद के लिए आगे आने लगा कि तभी उसके कारण की आवाज सुनाई, जिसे सुनने के बाद वह वही बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन कहने लगा, महल में आने के बाद तो एक राजकुमार जैसे फीलिंग आ रही है, और इस जन्म में एक राजकुमार बनकर पैदा होना, सॉरी रीबर्थ होना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस लाइफ में हर दिन एक नया सस्पेंस और नई नई चुनौतियां आते रहते हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगी इस नए जीवन के सफर में। ये कहते हुए वह मुस्कुराने लगा और अपनी पिक्चर जिनवान के बारे में याद करने लगा, जिसकी यादें अब उसके दिमाग में थोड़ी धुंधली होने लगी थी। उसे भी समझ आ रहा था कि जैसे जैसे वह इस दुनिया के बारे में जानने लगेगा और इस शरीर के इंसान की यादों को अपने लगेगा, वैसे वैसे उसकी याददाश्त भी जाने लगेगी। इसलिए वह सोचने लगा कि ऐसा क्या करें जिससे उसकी पुराने जीवन का याददाश्त उसके साथ रहे, पर वह इस शरीर के रहने वाले पुराने आरव की याददाश्त को भी याद कर पाए। ऐसा सोचते हुए वह गहरी नींद में चला गया। हालांकि वह ज्यादा थकता नहीं था, पर अपने आप को ताकतवर और प्रभाव के साथ साथ उसने बहुत सारी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका था, जिसके कारण उसके शरीर में अब जरा सी भी ऊर्जा नहीं थी। इसलिए वह धीरे धीरे नींद में चला गया। वहीं दूसरी ओर ऋषि और कपिल सर झुकाए हुए राजा कुंभदेव के सामने खड़े थे। वह सोचने लगे कि अब वह राजा घूमदेव के सवालों का जवाब कैसे देंगे। वही राजा कुंभदेव बस उन्हें गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज एक साथ चल रही होगी, पर याद रहे ये महल अपने नियम कायदा कानून को हर चीजों से ऊपर रखता है, और जो तुम सोच रहे हो वह पूरी तरह से झूठ तो नहीं है। पर राजकुमार आरव के लिए मेरे दिल में अलग से जगह है, और यह बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों से यही उम्मीद करूंगा कि अपने ईर्ष्या या जलन की भावनाओं को अपने ऊपर ज्यादा ना हैवी करके सच्चाई को अपना लो, क्योंकि जहां ईर्ष्या और बुरे भावनाएं जादू से मिलते हैं तो वह जादू सिर्फ विनाश और नष्ट करने आते हैं, और काली शक्तियों उसे जादू और जादूगर से दूर जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने सोच और ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखो। जी पिताजी, हम समझ गए आपके कहने का मतलब। आज चिंता मत कीजिए, हमारे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है, और होगी भी तो हमारे सवाल का जवाब लेने के लिए हम आपके पास ही आएंगे। इसलिए आप चिंता मत ना कीजिए, हम सभी चीजों को बारीकी से ध्यान देंगे। एपिसोड 104। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज एक साथ चल रही होगी, पर याद रहे ये महल अपने नियम कायदा कानून को हर चीजों से ऊपर रखता है, और जो तुम सोच रहे हो वह पूरी तरह से झूठ तो नहीं है। पर राजकुमार आरव के लिए मेरे दिल में अलग से जगह है, और यह बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों से यही उम्मीद करूंगा कि अपने ईर्ष्या या जलन की भावनाओं को अपने ऊपर ज्यादा ना हैवी करके सच्चाई को अपना लो, क्योंकि जहां ईर्ष्या और बुरे भावनाएं जादू से मिलते हैं तो वह जादू सिर्फ विनाश और नष्ट करने आते हैं, और काली शक्तियों उसे जादू और जादूगर से दूर जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने सोच और ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखो। जी पिताजी, हम समझ गए आपके कहने का मतलब। आज चिंता मत कीजिए, हमारे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है, और होगी भी तो हमारे सवाल का जवाब लेने के लिए हम आपके पास ही आएंगे। इसलिए आप चिंता मत ना कीजिए, हम सभी चीजों को बारीकी से ध्यान देंगे। अब आगे राजा कुंभदेव ने कर हिलाते हुए उन दोनों को देखा, फिर हल्के मुस्कुराते हुए उनके बालों पर हाथ फेरकर दूसरी ओर मुस्कुराते हुए चल दिए। आज इतने सालों में पहली बार राजा कुंभदेव ने सामने से राजकुमार ऋषि और कपिल के सर पर अपना हाथ इस तरह से रखे थे। वह देखकर वह दोनों का मन एकदम से गदगद हो गया, और वह दोनों थोड़े हैरानी उसके साथ एक दूसरे को देखे, फिर जाते हुए राजा को, और अपने आप ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उतनी ही जल्दी चली भी गई। राजा कुंभदेव के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुराए, फिर अगली पर एकदम शांत होकर वहां से गायब हो गए।
वहीं कुछ दूरी महल की ऊंचाई पर रानी अपने दूरबीन जैसे एक लंबे से चीज से यह सारी चीज देख रही थी। हालांकि उनकी बातें तो सुन नहीं पाए, पर उन्होंने ये देख लिया था कि राजा कामदेव ने आज पहली बार उनके बच्चों के सर पर हाथ रखे, जानकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान कुछ वक्त के लिए आ गई, फिर उतनी ही जल्दी चली भी गई। वही दोनों रानियां तो बस इधर उधर चक्कर काटते हुए बस परेशानी से कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे। अभी उन्होंने ढंग से ये भी नहीं सोचा था कि उसे साधारण से लड़की के जाने के बाद उसे मिलाने वाला पद और अलग अलग तरह की चीजों को लेकर वह किस तरह रानी राजदेवी को नीचे दिखा सकती हैं। वही इन सब से विपरीत बड़ी रानी अपने दोनों राजकुमार की मनचल समझते हुए मुस्कुरा दिए। फिर उन दोनों राजकुमारी और उनके मानों को देखकर एक अजीब समूह बनाकर वह दूसरी ओर चली गई और जाने से पहले उसने कहा, आज शाम की जश्न की तैयारी हो चुकी हो तो तुम यही रह सकती हो, क्योंकि आज का चश्मा सबसे भव्य और यादगार होने वाला है सभी के लिए, तो अपना तैयारी कर लो। ये कहते हुए बड़ी रानी वहां से चली गई और वह दोनों रानियां, उनकी बेटियां भी जल्दी से उनके पीछे चले गए। वही आरव को उठाते उठाते कारण परेशान हो चुका था, पर आ रहा तो कुंभकर्ण बंद कर सो ही रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने कहा था कि इस भूख लगी है, अब ये कैसे सब कुछ दुनिया जहां की चिंता बोलकर सोया हुआ है। वह कुछ सोचते हुए इधर उधर चक्कर लगाते हुए आरो को ही देख रहा था। तभी उनके कक्ष का दरवाजा खुला और रानी राजदेवी और राजा कामदेव दोनों साथ में चलते हुए वहां पर आ गए। उन दोनों को देखकर कारण ने बस सर झुकाकर ग्रेट किया, फिर एक किनारे खड़ा हो गया। तो ही आपको इस तरह सोया हुआ देखकर राजा और रानी दोनों ही थोड़े आश्चर्य से आरव को देखने लगी। रानी उसके पास आकर बैठ गई और उसके बल पर हाथ गिरने लगी, तो वही राजा कुंभदेव को देखने के बाद उसकी नजर करण पर चली गई। ये देखकर करण अब इधर उधर देखने लगा। हूँ उसे समझ तो आएगा था कि अब अगला सवाल का जवाब उससे ही पूछे जाने हैं, इसलिए वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश करने लगा। नहीं, सही सही जवाब दे दिया और रानी जी ने भी उसे पूछने लगी कि आरव की तबीयत कैसी है, जिस पर कर ने उन्हें कहा, मारा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस उसे इन सारी चीजों की आदत नहीं है ना, इसलिए वह थोड़ा ज्यादा जल्दी थक गया। वैसे तुम कितने समय से आ रहे हो के साथ हो? जिस पर करण ने कहा, पिछले 1.5 साल से मैं आ रहा हूँ के साथ हूँ, वह हमें वही हमारी क्षेत्र में ही मिला था और मेरी बहन ने इसका इनका जान बचाई थी। ये सुनकर रू राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर परेशानी भरी आवाज में राजा कुंभदेव ने करण से कहा, अब तक जो तुम आर के साथ हो तो मुझे बताओ कि अब तक कहा था कैसा था और किस तरह से वह विद्या निकेतन पहुंचा। करण ने जिस तरह से रुद्र ने उन्हें सारी चीज बताने को कही थी, उसी तरह वह याद करते हुए बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से सारी चीज बता रहा था। जैसे कारण की बात को समाप्त हो रही थी, वैसे वैसे राजा रानी के चेहरे के रंग थोड़े फीके तो कभी सामान्य हो जा रही थी। उनका व्यक्तित्व एक ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पर हर 2 पल में कोई ना कोई भाव नजर आए, पर अपने दिल से जुड़े बच्चों के बारे में जानकर हर कठोर से कठोर माँ बाप बिगड़ जाते हैं, इस तरह राजा को मुझे और रानी राजदेवी इस वक्त आरव के लिए वही भावना उनके मन में चल रही थी। एपिसोड 105 प्रतियोगिता और उत्तराधिकारी के सामने आने के बाद सब लोग रात के जश्न की तैयारी में लग चुकी थी। जहां एक तरफ सब अपने अपने मन में अलग अलग षड्यंत्र रची हुई आज रात की जश्न के लिए तैयार हो रहे थे, तो वहीं आरव को सोए हुए काफी वक्त हो गया, पर अब तक वह उठा ही नहीं। ये देखकर कारण परेशान हो गया। कुछ वक्त पहले ही राजा कुंभदेव और रानी राजदेवी जी वहां से चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी आज रात के जश्न की तैयारी करनी थी। अब इस वक्त आरव के कमरे में बस वह और करण ही, मतलब आरव थे। फिर वह कुछ सोचते हुए कारण आरव को उठाने लगा, पर आरव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब करण उसे उठाने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि आरव के शरीर से पीली सुनहरी रोशनी का आधा उसके सभी के चारों ओर नजर आ रहे थे, जिसे देखकर कारण समझ गया कि आरव अभी अपनी शक्तियों को पूर्ण तरह से संचालित करने और उसे पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। कारण भी चुपचाप ही उसी के सामने बैठ गया, फिर वह भी आरव के बगल में ही लेट गया और धीरे धीरे उसकी भी आंखें लग गई। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम के वक्त जब वह लंबा आदमी जो आरव का अंगरक्षक था, वह उसके आवाज देने से आपकी नींद खुली और वह धीरे से उठकर इधर उधर देखने लगा, तो उसने देखा कि उसके बगल में करण सो रहा है। तभी वह आवाज की तरफ चला गया और दरवाजा खोल सामने इस लंबे आदमी को देखकर वह वापस अंदर की ओर चला गया और वह लंबा आदमी भी सर झुकाए हुए उसके पीछे चलने लगा। आरव करण को आवाज देकर उठने लगा, करण को उठाने लगा, तो वही बस वहीं पर खड़ा होकर कभी आरव को तो कभी करण को देखना था, देख रहा था। महसूस किया उसकी आंखें एकदम से खुल गई और जब उसने अपने आसपास देखा तो कारण आरव के बगल में ही बैठा हुआ था, चेहरे पर कठोर भाव लिए। बोलो क्या काम है राजकुमार आरव? वह आगे कुछ कहता उससे पहले खाना नहीं थम से चिल्लाते हैं वह उठ गया, जिससे वह दोनों करण को देखने लगी। करण ने इधर उधर देखा, उसके बाद कहा, अभी आज रात के बारे में हमने कुछ भी तैयारी नहीं की, आप जश्न का वक्त भी हो रहा है।
ये सुनकर आरव जब का उठ गया और वह खुद से गुस्सा होते हुए कुछ कहता हूँ उससे पहले ही उसने उसे लंबे आदमी को गुस्से से देखा पर कुछ कहा नहीं तो वही करण और आरव एक दूसरे को देखने लगा और अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बहुत शाम तक कुछ ना कुछ सोच लेंगे इस जश्न के बारे में। पूरा दिन सोने में निकाल लिया। ये सुबह की तरह कुछ लोग आरव के लिए उनके पोषक और अलग अलग तरह का चीज लाकर वहां पर रख दिए और वहां से कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए। वह लंबा आदमी भी सर झुकाए हुए धीरे धीरे अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद आरव ने गहरी सांस ली, फिर कुछ देर कारण को देखकर एकदम से अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहने लगा, तो खड़े क्या हो, अपना काम शुरू करो। ये कहने के बाद उसने कारण की तरह देखकर कहा, तुम्हें भी जो ठीक लगे वह पहन लो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये कहते हुए आरव ने एक नजर वहां खड़े लोगों को देखा, फिर उसे लंबी इंसान को देखकर वहीं पर बैठ गया। दास दासियां सब उसे वहां पर लगे सभी कपड़े और पहनने की सारी चीजों को एक एक करके दिखाने लगा, जिसे देखकर आप उनमें से कुछ चीज चुन रहा था और बाकी चीज साइड में रखवा रहा था। कारण भी अपने लिए एक अच्छी सी पूछा कपड़े का सेट ले लिया और उसे पहनने के लिए दूसरी ओर चला गया। उसे लंबे इंसान ने गहरी सांस ली और फिर तारा के कहीं मुताबिक वैसे ही करने को ऑर्डर दिया और धीरे धीरे वह आरव को तैयार करने लगा। उसे मारूंगा आज रात। सबसे महत्वपूर्ण अगर जो है वह औरत है कि वह इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी है, इसलिए उसके लिए सारी चीज खुद राजा कुंभ देने तैयार किया था। परस साम्राज्य के महल में आज आखिरी और सबसे बड़ी जश्न होने जा रहा था, पर उसे जश्न में बहुत कम रोगी शामिल थी, या कहीं सिर्फ महल में रुकने वाले मेहमान और महल में रहने वाले लोगों को छोड़कर बाकी सब। उसे आखिरी मुकाबला के बाद सभी को मालूम था कि आज रात इस महल में उनका आखिरी दिन है, इसलिए बस वह लोग आज रात इस जश्न में जो भी भावना लेकर आए थे वह पूरा करके जाना चाहते थे। सब अलग अलग मनसा लेकर उसे जश्न में शामिल होने आए थे। ये जश्न पिछले कुछ दिनों से चलते आ रहे जश्न में से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जश्न होने वाला था, क्योंकि यहाँ आप सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा हुए थे, जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग और शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से कोई एक शामिल थे। दुनिया में पारस साम्राज्य का एक अलग ही नाम और रुतबा था ही, पर उसके साथ कुछ और भी साम्राज्य थे जो शक्ति में उनके बराबरी में आते हैं या कहे दुश्मनी। ऐसा ही एक साम्राज्य का राजा भी इस जश्न में शामिल हुआ, पर वह कोई भी JSNL में शामिल नहीं था सिवाय आज रात की। वह अपने लाल लंबे चोगे और चमकती हुई पोशाक में वह किसी बड़ी शक्तिशाली जादूगर रॉक राजा नजर आ रही थी। उसके पीछे एक लड़की और लड़की भी थे। जश्न प्रवेश किया, जिसे देखकर हर कोई उसके सामने सर झुकाकर उनका अभिवादन करने लगे। उसके पीछे खड़ी लड़की और लड़के की आंखों में कोई भावना नजर नहीं आ रहे थे, पर वो दोनों राजकुमार राजकुमारियां की ऊर्जा शक्ति, हर आंखों में ही अलग तरह की चमक उन्हें सबसे अलग बना रही थी। साथ ही साथ उनकी खूबसूरती से अपना नजरें नहीं हटा पा रहा था। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चैप्टर नहीं डाल रही थी। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।